नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर दमदार में और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। और इस वक्त प्रयागराज से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे, जहां माघ मेला स्पेशल ट्रेन में एक शव मिला है। इलाहाबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी ट्रेन में शव मिला है। इलाहाबाद से सोनभद्र के चौपन जाने वाली स्पेशल ट्रेन थी जिसमें एक शव मिला है। तो ऐसे में अब इस मामले की जांच की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं माघ मेला लगा है तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये कोई श्रद्धालु था, क्या कोई इसके साथ हादसा हुआ है, किस वजह से ये हालात पैदा हुए हैं। तो आपको बता दें कि माघ मेला जो स्पेशल ट्रेन है जो खास तौर पर माघ मेले के लिए ही चलाई गई है, वहां इलाहाबाद जंक्शन में इसी ट्रेन के अंदर एक शख्स का शव मिला है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर यह ट्रेन खड़ी थी जहां शव मिला है। और इलाहाबाद से सोनभद्र के चौपन इस ट्रेन को जाना, इस विशेष ट्रेन जो माघ मेले को लेकर ही चलाई गई है, एक शख्स का शव इसमें मिला है। तो फिलहाल छानबीन की जा रही है कि आखिर कौन ये शख्स है, कहां का रहने वाला है। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है क्योंकि आज शायद बसंत पंचमी है, तो ऐसे में स्नान करने वालों की संख्या और भी ज्यादा थी। बहुत सारे लोग यहां पर पहुंचे थे और इसी दौरान एक शव मिला है माघ मेला स्पेशल ट्रेन में इलाहाबाद जंक्शन पर। अमरोहा से अगली खबर, जहां कॉटन वेस्ट कारखाने में आग लग गई और शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। इस घटना में लाखों का नुकसान हो गया है। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने खासी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, क्योंकि कॉटन वेस्ट था, इसलिए देखते ही देखते इसने तेजी से आग पकड़ ली, जिसे बुझाना खासा मुश्किल हो गया। तो ये तस्वीरें आप देखिए जरा, अमरोहा की तस्वीरें हैं। कॉटन वेस्ट ये पूरा कारखाना था, तो ये कॉटन का सारा कुछ रखा हुआ था यहाँ पर सामान, तो जिससे आग की चिंगारी बड़ी तेजी से भड़की, फैली और लाखों का नुकसान इस अग्निकांड में हो गया। और अगली खबर मेरठ से है। यहां सिलेंडर में आग लगने से जबरदस्त धमाका हुआ। धमाका इतना जबरदस्त था कि मकान की छत उड़ गई और इस घटना के बाद घर में सारा सामान तबाह हो गया, जल गया। बताया जा रहा है कि महिला अपने बच्चे के लिए दूध गर्म करने जब रसोई में पहुंची तो गैस जलाने के लिए वो जैसे ही बढ़ी थी, सिलेंडर में आग लगी। गनीमत ये रही कि इस धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ। हालांकि घर पूरी तरह से तबाह हो गया है। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। तो फिलहाल राहत की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। गोरखपुर से खबर दिखा रहे हैं, जहां एक स्कूल नशेड़ियों का अड्डा बन गया है और आए दिन असामाजिक तत्व ताला तोड़कर स्कूल के अंदर घुस जाते हैं और वहां रखा सारा सामान अपने साथ ले जाते हैं। खिड़कियों का दरवाजा, शौचालय का दरवाजा, नल, सब कुछ तोड़कर अपने साथ ले गए हैं। जो छात्र यहां पढ़ते हैं, जो शिक्षक यहां छात्र को पढ़ाने आते हैं, वो काफी परेशान है। तो उनका कहना है कि शाम ढलते यही होता है, जो शिक्षा का मंदिर है वहां नशेड़ियों का अड्डा बन जाता है। ग्राम प्रधान ने कई बार पुलिस से इसकी शिकायत भी की है, लेकिन पुलिस ने अब तक इस गंभीर मामले में कोई कार्रवाई नहीं की थी। अब जाकर सीओ ने एसओ को ऐसे लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सर, हमारे विद्यालय में कुछ शरारती लोग आकर के हमारा गेट तोड़ देते हैं, हमारे शौचालय का टोटी तोड़ देते हैं और दरवाजा तोड़ देते हैं। हम लोग को शौचालय जाने में बहुत परेशानी होती है। हम लोग कैसे जाएंगे, हम लोग की परेशानी है। विद्यालय का ताला तोड़ेंगे, जो शटर बंद है उसमें बड़े बड़े डंडे डाल करके अंदर से, और पता नहीं कोई टेढ़ा सा कुछ उसमें लोहा डाल करके अंदर से जो सामान है उसको खींचेंगे, पर्दे खींच ले जाएंगे। और क्या बोलते हैं, अभी तक कम से कम सैकड़ों ताले तोड़ चुके हैं ये लोग। इसमें मैंने एसओ से मौके पर जा कर के वस्तु स्थिति का आकलन कर और सही बात मुझे बताने को, और उसके अनुसार जो लोग भी प्रकाश में आएंगे, प्रधान अध्यापक और प्रधान के बताए लोगों के जानकारी के अनुसार उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और इस तरह की कार्रवाइयों को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं दिया जाए। कानपुर में गंगा यात्रा के समापन कार्यक्रम को लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारियां कर रहा है और लगभग सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। गंगा बैराज और अटल घाट को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई मंत्री शामिल होने हैं। इसको लेकर सुरक्षा के भी बाकायदा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गंगा यात्रा के समापन के अवसर पर कानपुर में यहाँ पे उपस्थित होंगे और इस लिहाज से हमने मुख्यमंत्री महोदय और गंगा यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था हमने सुनिश्चित की है, जिसमें जलमार्ग से आने वाली गंगा यात्रा उसके लिए भी समुचित सुरक्षा व्यवस्था की गई है और सड़क मार्ग से और कार्यक्रम स्थल के लिए भी हमने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं।
27 तारीख से चली हुई गंगा यात्रा का कल कानपुर के इस अटल घाट पर समापन होगा। आज शाम को एक गंगा यात्रा बिठूर पहुंचेगी, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम समापन होगा। दूसरी जो बलिया से चली है उन्नाव से होते हुए नाव के रास्ते से बिठूर और बिठूर के बाद यहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरे इस घाट को चाक चौबंद इंतजाम किए गए। यहाँ SDRF की टीम्स लगाई गई हैं, यहाँ जल पुलिस लगाई गई है, PSC को डिप्लॉयमेंट किया गया। पूरे घाट पर जिस प्रकार से गंगा नमामि गंगे योजना के तहत गंगा यात्रा के पूरे बैनर्स और पूरे झंडियां लगाई गई हैं, तो कहीं ना कहीं कल का दिन निश्चित तौर पर एक अहम रह जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री इस समापन कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे और 1199 किलोमीटर की यात्रा गंगा को लेकर पहली बार कोई ऐसी सरकार इसने गंगा को लेकर इतनी गंभीरता दिखाई। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। केंद्र सरकार की नमामि गंगे योजना को सफल बनाने के लिए योगी सरकार हर जतन कर रही है, हर कोशिश कर रही है। गंगा यात्रा के जरिए गंगा को स्वच्छ रखने का संदेश दे रही है, लेकिन विपक्ष की बात करें तो वो इस यात्रा पर सवाल उठा रहा है। गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए यूपी की योगी सरकार गंगा यात्रा के जरिए जागरूकता अभियान चला रही है। वहीं समाजवादी पार्टी इस यात्रा पर सवाल खड़े कर रही है। बाबा मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? गंगा यात्रा पे गए हैं और बताओ गंगा उल्टी बहती है क्या? अरे सीखना चाहिए समाजवादियों से कि गोमती कैसे साफ की। अगर वही अपना लें तो अपने आप गंगा साफ हो जाएगी। राज्य के अंदर एक बार जनता ने सपा को निपटाया तो बसपा आ गई, बसपा को निपटाया तो सपा आ गई। कभी भी जनता इन लोगों को पसंद नहीं किया, ना इनके गुंडागर्दी को, नहीं इनको भ्रष्टाचार को। इसलिए जनता इनको कभी नेता माना नहीं, न नेता स्वीकार करता है। यही नहीं, डिप्टी सीएम ने भी अखिलेश को कटघरे में खड़ा करते हुए मां गंगा को स्वच्छ रखने की नसीहत दी। और सबसे बड़ी बात है कि गंगा जी में और उसकी सहायक नदियों में हुई सफाई है, जिससे उसकी निर्मलता अविरलता बढ़ी है। तो ये परेशानी है विपक्ष की, और विपक्ष की परेशानी हमेशा रहेगी। चारों तरफ जो काम देख के लोगों में और खासतौर से विपक्ष में खलबली है, तो वो रहेगी, उसमें रहना भी चाहिए। हम काम पर विश्वास करते हैं, काम करते रहेंगे। गंगा को साफ सुथरा रखने के लिए मोदी सरकार हर संभव कोशिश कर रही है और इस मिशन को यूपी में योगी सरकार यात्रा के लिए सफाई जागरूकता अभियान चला रही है। ऐसे में विपक्षी दलों का इस यात्रा पर सियासत कहां तक जायज है? सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। चलिए और अब बात करते हैं माघ मेले की। तो प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने आज आस्था की डुबकी लगाई, क्योंकि आज बसंत पंचमी भी है, तो इसलिए सुबह से ही घाटों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा था। तो कोई भी अप्रिय घटना ना हो, किसी तरह की अव्यवस्था ना फैले, इसके लिए मेला क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। मेला क्षेत्र में बने 13 पुलिस थानों और 38 पुलिस चौकियों के अलावा PAC RAF की तैनाती की गई है और साथ में ड्रोन और CCTV कैमरों से भी चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। स्नान घाटों पर जल पुलिस और NDRF की टीम की तैनाती है। प्रशासन का अनुमान था कि आज 80 लाख के करीब श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे और भीड़ को देखकर वाकई में लगा कि लाखों लोगों ने यहां आस्था की डुबकी आज लगाई है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में कानूनी अड़चन खत्म होने के बाद भी सियासत खत्म नहीं हो रही है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के अयोध्या यात्रा पर SP नेता के बेटे ने विवादित बयान दिया, जिस पर बीजेपी ने ऐतराज जताते हुए करारा प्रहार किया है। महाराष्ट्र सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम उद्धव ठाकरे ने अयोध्या जाने का ऐलान किया, जिस पर SP नेता अबू आजमी के बेटे फरहान आजमी ने अयोध्या में बाबरी राग अलाप दिया। जाएंगे सरकार के 100 दिन होने के बाद हमारे हाथ में कुछ ठोस होगा कि हमने कुछ करके दिखाया 100 सालों में, 100 दिनों में जो काम चल रहे हैं महाराष्ट्र में, वो जनता के लिए है, राष्ट्र के लिए है, समर्पित है। तो हम सभी का ब्यौरा लेकर अयोध्या में जाएंगे। हमारे समाजवादी पार्टी के आमदार यहाँ हैं और भी लोग आमदार आने वाले हैं। मैं महाविकास आघाड़ी के सारे मेंबर्स को दावत देना चाहूंगा कि अगर उद्धव ठाकरे जी ने अयोध्या का टिकट निकाला तो हम लोग यहां से पैदल निकलेंगे अयोध्या के लिए और हम लोग साथ जाएंगे, लेकिन एक कंडीशन होगा कि वो राम मंदिर का निर्माण करेंगे, हम बाबरी मस्जिद का निर्माण करेंगे। हालांकि जिस बीजेपी का साथ महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने छोड़ दिया था, उसी बीजेपी ने फरहान आजमी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। यानी जो लोग इसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं वो न तो देश की अस्मिता से परिचित हैं, न वो सुप्रीम कोर्ट का सम्मान कर रहे हैं। वो उनकी निगाह में केवल अपनी जिद है, अपने दुराग्रह हैं, वो देश की संवैधानिक व्यवस्था से स्वयं को अलग समझते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में अब कोई कानूनी अड़चन नहीं है। ऐसे में एसपी नेता के बेटे का बाबरी राग अलापना कहां तक जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वही वीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही राम मंदिर ट्रस्ट का गठन हो जाएगा और नवरात्रों में निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि देश राजनीति से ऊपर है, इसलिए जो लोग शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों का समर्थन कर रहे हैं वो सही नहीं है। हम लोग जो अपेक्षा कर रहे थे वो समय थोड़ा उससे आगे निकल रहा है, पर हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से ट्रस्ट की घोषणा हो जाए, ट्रस्ट काम शुरू करे। और जो हमने सरकार से और ट्रस्ट से अपेक्षा की है कि नवरात्रों में मंदिर का निर्माण शुरू हो, हम चाहेंगे कि वैसा हो सके। गुरु गोरक्षनाथ कॉलेज ऑफ नर्सिंग के शपथ ग्रहण समारोह में गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में विकास की योजनाओं को गिनाया। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने राज्य में अपने 2 साल के कामकाज के आंकड़े पेश किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1947 से 2016 तक राज्य की 23 करोड़ आबादी के लिए सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज थे। मोदी सरकार और प्रदेश सरकार की मदद से 2016 के बाद राज्य में अब 28 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। वहीं नागरिकता संशोधन कानून के विरोधियों पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे लोग भारत में रहते हुए पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। 1947 से लेकर के इतनी बड़ी आबादी के लिए कुल सरकार के स्तर पर 12 राजकीय मेडिकल कॉलेज खुले थे। 2016 के बाद केंद्र सरकार की मदद से प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग वर्तमान में यानी 28 मेडिकल कॉलेजेस मात्र 3 वर्ष में प्रदेश सरकार के स्तर पर निर्माण हो रहे हैं। एक दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यहां के लोगों को 20 परियोजनाओं की सौगात दी है। भेटवा ब्लॉक परिसर में आयोजित कार्यक्रम में 5 करोड़ 74 लाख की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके अलावा स्मृति ईरानी ने भेटवा और गौरीगंज के 2 किसान कल्याण केंद्रों का भी उद्घाटन किया। तो पिछली बार की तरह इस बार भी स्मृति ने सभी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास बच्चियों के हाथों से कराया। किसान कल्याण केंद्र जिसमें विशेषतः मल्टीपर्पज सीड स्टोर और तकनीक से, प्रौद्योगिकी से किसान को जोड़ने का प्रयास, ऐसे सेंटर को हम भेटवा एवं गौरीगंज के किसान भाइयों को, परिवारों को समर्पित कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पहुंची हैं। स्मृति ईरानी अमेठी पहुंचते ही सबसे पहले जो उन्होंने अमेठी की बेटियों का एक बार फिर सम्मान बढ़ाया है, उनका मान बढ़ाया है। और आज अमेठी में करीब 5 करोड़ 74 लाख 34 हजार की करीब 20 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। और ये शिलान्यास और लोकार्पण भी अमेठी की बेटियों के हाथों से कराया है। और जो स्मृति ईरानी ने अमेठी में वादा किया था कि अमेठी के हर घर तक विकास पहुंचेगा, हर घर तक लाइट पहुंचेगी, कहीं भी अंधेरा नहीं रहेगा, उसी कड़ी में स्मृति ईरानी आज काम करती हुई नजर आ रही हैं। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18 अमेठी। और खबर दमदार में यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं जल्दी। स्वागत है ब्रेक के बाद। और खबर दमदार में इस वक्त फर्रुखाबाद से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं हमारे सहयोगी सूर्या वाजपेयी, जहां युवक ने 12 बच्चों को घर में कैद किया है। कमरे के अंदर से फायरिंग की आवाजें भी लगातार आ रही हैं और इस फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। तो मोहम्मदाबाद के कसरिया गांव की घटना है। तो फर्रुखाबाद से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां एक शख्स ने 12 बच्चों को घर के अंदर कैद किया है और वहां से वो लगातार फायरिंग कर रहा है। इस फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। तो फिलहाल अभी कोशिश की जा रही है इन बच्चों को बचाने की। तो मोहम्मदाबाद के कसरिया गांव की घटना है, जिससे पूरे इलाके में इस वक्त हड़कंप है और पुलिस के पसीने छूटे हुए, क्योंकि 12 बच्चों को इस युवक ने घर के अंदर कैद कर लिया है और वहां से वो लगातार फायरिंग कर रहा है।
तो पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर इसका मकसद क्या है, क्यों इसने 12 बच्चों को कैद किया है और क्यों वहां से लगातार फायरिंग कर रहा है, क्योंकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और इस फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त फर्रुखाबाद से, जहां एक युवक ने कमरे के अंदर 12 बच्चों को बंद करते हुए वहां से लगातार फायरिंग शुरू कर दी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद गांव की तस्वीरें हैं, जहां 12 बच्चों को घर के अंदर कैद किया और वहां से लगातार फायरिंग की जा रही है। पुलिस मौके पर है, ग्रामीण मौके पर जुटे हैं, लेकिन डर भी रहे हैं क्योंकि गोलीबारी लगातार वो शख्स अंदर से कर रहा है। इसमें 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं। तो ये खबर जो बता रहे हैं आपको फर्रुखाबाद के मोहम्मदाबाद की है, जहां 12 बच्चों को कमरे में बंद करके एक शख्स फायरिंग कर रहा है। तो जो बच्चों के परिजन हैं वो काफी परेशान हैं, काफी डरे हुए हैं। पुलिस मौके पर है, पूरे इलाके में इस घटना के बाद हड़कंप मचा हुआ है। आखिर इस युवक का मकसद क्या है, क्या चाहता है और क्यों फायरिंग कर रहा है? सूर्या वाजपेयी जुड़ रहे। सूर्या, पता चल पाया क्या मकसद है इसका और क्या स्थिति यहां पर? देखिए प्रीति, मैं आपको बता दूं, थाना क्षेत्र मोहम्मदाबाद के कैफिया गांव का ये पूरा मसला है, जहां पर जो है कि सिरफिरे युवक ने जो था तकरीबन 1 दर्जन से अधिक बच्चों को जो था अपने घर में जन्मदिन की पार्टी के नाम पर घर पर बुलाया और सबको जो था एक अंडरग्राउंड कमरे में कैद कर लिया। और कैद करने के बाद में बच्चों को तो बंद कर दिया और अपनी छत पर आकर लगातार वो युवक फायरिंग कर रहा है। और जानकारी यहाँ तक की अभी ये भी आ रही है कि पुलिस कर्मियों के ऊपर उसने एक जो आपका हथगोला होता है वो एक फेंक दिया, जिसकी वजह से 2 पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए हैं। मौके पर आला अधिकारी पहुंच गए हैं, एसपी समेत सभी अधिकारी मौके पर है। जबकि अभी फर्रुखाबाद बिल्कुल, तो आप बता रहे हैं कि सिरफिरा युवक है, अपनी सनक में इसने ये घटना की है और 12 बच्चों को बंद कर दिया एक कमरे में। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्या आपका जानकारी देने के लिए।